हम लोग टॉप 30 के एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। एक क्लास नंबर 3 है। ठीक, जो हमारे अध्याय का नाम है रोटी और कपड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव, रूलिंग द कंट्री साइड। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कब मिला? तो कब मिला था? 1765 ईस्वी में, इलाहाबाद संधि के तहत। एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी हम लोग किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? तो लॉर्ड कार्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली के तहत जमींदारों की क्या भूमिका थी? तो वे किसानों से कर वसूल कर कंपनी को निश्चित राजस्व देते थे। ये सभी एनसीईआरटी से हैं। रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की? तो थॉमस मुनरो ने, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, रैयतवाड़ी प्रणाली में किसानों की क्या स्थिति थी? तो किसान सीधे सरकार को कर चुकाते थे रैयतवाड़ी प्रणाली में ही। ठीक है, सीधे सरकार को किसान ही कर देता था। महलवाड़ी प्रणाली किसने लागू की? तो हॉल्ट मैकेंजी ने, उत्तर भारत में। आप आएंगे एनसीईआरटी के बुक में तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये रहा हमारी एनसीईआरटी। ठीक है, कंपनी दीवान बन गई। ठीक है, यहाँ जब नीचे आएंगे 1865, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भी नोट कर लीजिए जो हाईलाइट किए हैं। 1865 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पे, खेती में सुधार की जरूरत, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, और यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1770 में पड़े अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दी है। ठीक है, यानी जब अकाल पड़ा था तो इसमें कितने लोग मरे थे? तो लगभग लगभग 1 करोड़ लोग। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस कौन सी ईस्वी में? 1770 ईस्वी में। और नीचे आएंगे, यहाँ देख लीजिए महल का मतलब क्या होता है, यहाँ दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल को एक राजस्व इकाई थी, यह एक गांव या गांवों का एक समूह होता था। ठीक है, यहाँ देखेंगे एक नई व्यवस्था के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में, ठीक, जैसे इन इलाकों का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था और उसको बचाए रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे महाल दिया है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे उसके नीचे आएंगे, मुनरो की व्यवस्था जो थी उसने रैयतवाड़ी नाम दिया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? महलवाड़ी प्रणाली में कर निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? पूरे गांव या महल? अभी देख रहे हैं, अभी देखे ना महल का मतलब क्या होता है, कि भूमि और उसकी उत्पादकता के आधार पे था। ठीक है, किसान ब्रिटिश कर प्रणाली में क्यों असंतुष्ट थे? क्यों थे? क्योंकि उन्हें अधिक कर देना पड़ता था, कठोर वसूली थी और सूदखोरी के कारण किसान जितना फसल पैदा नहीं कर पाते थे, या सूखा पड़ जाता था, या कोई भी प्राकृतिक घटना हो जाती थी, फिर भी उनको कर देना पड़ता था। इसीलिए वो क्या थे? असंतुष्ट थे। नील की खेती मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में की जाती है? की जाती थी उस समय? बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में। यहाँ बिहार में पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, स्पेशली नील विद्रोह, नील खेती के कारण ही हुआ था। इसी में नील विद्रोह भी पढ़ेंगे अभी। नील किसानों का शोषण क्यों होता था? उन्हें जबरन खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और उचित दाम नहीं मिलते थे, इसीलिए उनका शोषण बहुत अधिक होता था। उनके फसलों को, जो खेती की फसलों का अधिक हिस्सा नील की खेती ही
करवाते थे। निजी खेती और प्लांटेशन सिस्टम में क्या अंतर है? निजी प्रणाली क्या होती है? निजी प्रणाली में नील के कारखाने खुद खेती करते थे। जो भी वो लोग कंपनियां लगवाए थे वो अपनी ही खेती खुद करते थे नील की। और जबकि रैयत प्रणाली में किसान से खेती करवाई जाती थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 1860 ईस्वी तक। ठीक। नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? किसानों से जबरन खेती करवाना नील की, और कम भुगतान देना। नील विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे? तो दोनों दो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। कौन से? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ब्रिटिश सरकार ने नील विद्रोह के बाद क्या कदम उठाया? तो 1861 ईस्वी के बाद नील आयोग का गठन हुआ और जबरन खेती पर रोक लगा दी गई। ये भी पूछता है नील आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसान नील की खेती करने के बजाय खाद्य फसलों क्यों उगाना चाहते थे? क्यों उगाना चाहते थे? क्योंकि खाद्य फसलें अधिक लाभकारी हैं और आवश्यक थी। नील की खेती एक बार उगाने के बाद वो भूमि क्या होती थी? ऊसर हो जाती थी, बंजर में तब्दील हो जाती थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कपड़ा उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत में जो पारंपरिक कपड़े बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे, चरखे से। उद्योग को नुकसान हुआ और ब्रिटिश कपड़ों का आयात बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो मशीनरी थी, अच्छे अच्छे डिजाइन, अच्छे अच्छे कलरफुल आने लगे। इससे क्या हुआ? उनका जो भारतीय पारंपरिक कपड़ा उद्योग था उनमें बहुत बुरा असर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटिश शासन के कारण भारत में कपड़ा बुनकरों की क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ है? कैसी हो गई? वे बेरोजगार हो गए क्योंकि मशीनों से बने ब्रिटिश कपड़े सस्ते थे। जहाँ बाय हैंड बनाया, हाथों से बनाया, उसमें टाइम भी लगता था। ठीक है। और मजदूरी दर भी बढ़ जाती थी। तो यहाँ मशीनें लग गई, मशीनों के माध्यम से कपड़े जल्दी बनते थे और सस्ते हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल के किस शहर को कपास व्यापार का केंद्र कहा जाता था? तो कौन सा शहर था? ढाका। कौन सा शहर था? ढाका। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय कारीगरों की स्थिति को कैसे बदला? कैसे बदला? भारी कर, मशीनरी, जो मशीनरी थी, उत्पादों का आयात और कच्चे माल पर नियंत्रण करके। भारतीय किसानों को निर्यात के लिए फसलों की खेती करने के लिए कैसे मजबूर किया गया? तो महाजन जो वहाँ के थे और ब्रिटिश एजेंटों द्वारा अग्रिम ऋण देकर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में खाद्य संकट क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि किसान नकदी फसलें जैसे नील और अफीम उगाने को मजबूर थे और खाद्य फसलें कम हो गई, इसलिए सूखा भी संकट आया और देश में, ठीक है, खाद्य समस्याएं बहुत बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश सरकार ने किसानों से अफीम की खेती क्यों करवाई? क्यों करवाई थी? क्योंकि उस समय, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी चाइना में अफीम बेचकर बहुत अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी। ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी से आप देखेंगे, दिखा दे रहे हैं एनसीईआरटी पूरी। यहाँ नीचे आएंगे, यूरोप के लिए फसलें देखिए, यहाँ बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये सारे उसी के हैं जो भी क्वेश्चन करवाए हैं। इसी में भारतीय नील की मांग क्यों क्यों थी, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय इनका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया था विदेशों में। ठीक है। यहाँ देख लीजिए जो क्वेश्चन गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषयों में बगानी का जिक्र किया गया है। बगान क्या होता है?
वो भी है। जब आप यहाँ एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना उसमें से सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आएंगे, देखिए नील की खेती कैसे होती है, ये पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे इसी पैराग्राफ से, इसी हेडिंग से लिया गया है, ठीक है। ये भी देख लीजिए, गुलाम क्या होते हैं। और देखेंगे रैयतों की जमीन पर नील की खेती। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना सब इसी में से क्वेश्चन निकाले गए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय फसल को चीन में बेचने के लिए उगाया जाता था? तो अफीम को। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। नील आंदोलन के प्रभाव से कौन सा भारतीय उपन्यास प्रेरित था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीनबंधु मित्र जी का एक उपन्यास था नील दर्पण। बहुत बार पूछता है कि नील दर्पण किसकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र जी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ऊंचे कर, जबरन नकदी फसलों की खेती और कर्जदारी। अभी दिखाए हैं जितना भी एनसीईआरटी में ही। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था उनके? अधिक से अधिक कर वसूली और नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश काल में भारत के कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? तो जो हमारी पारंपरिक खेती की जगह नकदी फसलों को खेती करने को बढ़ावा मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन से मुख्य नकदी फसलें उगाई जाती थी? तो कौन सा था? नील थी, अफीम था, जूट, कपास और गन्ना। अभी हम एनसीईआरटी में पूरा देखें, ठीक है। आज का हमारा क्या हुआ, एक चैप्टर हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 यही खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर और जितने भी पढ़ने वाले भाई बहन हो उनके पास भेजिए।